चार्ज किसको कहते हैं? कोई आइडिया? चार्ज का नाम सुना है? यस सर। किसको यस सर। क्या होता है चार्ज? पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है इधर सर्किट। क्या होता है? सर चार्ज एक सर्किट में फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। सर्किट वर्किट तो बाद में, चार्ज क्या है मैं पूछा। का पावर। क्या है? बोलो। चार्ज का नाम सुना है ना तुम लोगों ने? ठीक है चलो। चार्ज क्या है? जैसे मैं पूछूं मास क्या है तो तुम्हारे मन में आएगा कि अरे सर क्या पूछ रहे हैं, मास है तो है। वैसे ही चार्ज के मतलब मन में यही आ रहा है कि चार्ज है तो है। ऐसा ही कुछ मन में आ रहा होगा ना? हाँ सर। यस सर। चार्ज है तो है, पता नहीं सर कौन सा बच्चे वाला सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन ऐसे सोचो कि अगर मास मास को क्यों डिफाइन किया गया? क्योंकि मास के कॉन्सेप्ट से जितने मैकेनिकल इंटरैक्शन होते हैं, फोर्स, दुनिया जहान, ये सब डिफाइन, पूरे मैकेनिक्स डिफाइन करने में, को स्टडी करने में आसानी होती है। इसीलिए एक फिजिकल क्वांटिटी मास का कॉन्सेप्ट बनाया गया है ना। तो मास को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच ऑल मैकेनिकल इंटरैक्शन बेस्ड ऑन विच कैन बी डिफाइंड, ऐसा कुछ। ठीक वैसे ही किसी ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है उसको हम लोग चार्ज कहते हैं। ठीक है? यस सर। सो a physical quantity required to define all electromagnetic interactions सर ये 12th का पहला चैप्टर है ना? is called charge। अब बोलो क्या समस्या हो गई तुम्हें? सर हम्म। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का पहला चैप्टर है ना? मुझे कैसे पता रहेगा किस बोर्ड में किस बोर्ड में किस सीक्वेंस में चैप्टर है, मुझे कैसे पता रहेगा? बट हाँ, सीबीएसई बोर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में आता है, ये मालूम है। पहला है, दूसरा है, ये सब सब बोर्ड और कॉलेज की अलग अलग कहानी है। ठीक है? यस सर।
सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के आगे क्या है वो? इंटरैक्शंस। दो तरह के चार्ज पढ़े होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, सुना है ना? यस Yes, सर। sir. कि कौन है जो गेम खेलता रहता है हर बार कंप्यूटर पर? पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? बोलो। सर पॉजिटिव चार्ज तो सेम टर्म जब क्या? बोलो। दुनिया में कोई भी चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है नेचुरली? पढ़े हो ना, हर एटम में जितना प्रोटॉन होता Yes, है, sir. इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा यस वैसा। सर। तो कोई पॉजिटिव चार्ज है इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, या कोई नेगेटिव चार्ज है इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें प्रोटॉन नहीं है। तो कोई भी चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। उसको न्यूट्रल रखने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। यस सर। तो उस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ठीक उल्टा, यस सर। कहीं से इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना? यस सर। तो उस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज कहते हैं। सो पॉजिटिव चार्जेस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्जेस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही होता है। प्रोटॉन तो जब तक न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होगा तब तक तो नहीं टूटेगा ना, वो तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। समझ आया? बोलना। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो दुनिया में कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही होता है। तो किसी Yes, sir. सिस्टम के पास या तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, या दो होगा, या 5 होगा, या 10 होगा। ठीक वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, या 2 की होगी, या 10 की होगी। मीन्स दुनिया में जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के ही बराबर होगा ना। थ्योरेटिकली हम कुछ भी बोल दें, 1 कूलम चार्ज, 10 कूलम चार्ज, 20 कूलम चार्ज, बट प्रैक्टिकली ऐसा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करने के बाद इंटीग्रल नंबर नहीं आए। कॉमन सेंस है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. इस कॉमन सेंस को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। ठीक है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो,
एक और चीज कॉमन सेंस देखो, कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो दो बातें हो सकती है, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है ये, या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है ये। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा निकल के, होगा, मतलब इसका मास डिक्रीज करेगा। और जब नेगेटिवली चार्ज होगा मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन आया है तो इसका मास इंक्रीज करेगा, आया ना। बोलना भाई। सर पर वो Yes. मास यस जो सर। इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो मतलब निग्लेक्टेबल है ना? वो नेग्लेक्ट करें या नहीं करें वो तो बाद में, इंक्रीज डिक्रीज होगा, ये बात समझ आई। Yes, हाँ sir. सर। इतना ही आता है मुझे, नेग्लेक्ट कब करना होगा देखेंगे। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो वर्ड हैं, एक इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट। मीन्स इस चैप्टर में हम लोग चार्ज से रिलेटेड वो प्रॉपर्टी का पढ़ेंगे जो चार्ज में चार्ज के रेस्ट में होने की वजह से होता है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सो electrostatics deals with properties related to charges at rest। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉमा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सेट्रा। यही चार्ज जब मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक करंट होगा, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो सब इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी से कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
सर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद वो लास्ट में क्या लिखा है? बोलो क्या बोल रहे हो? सर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद 3 बार डॉट डॉट डॉट, उसके बाद ईटीसी। समझ गया? यस सर, थैंक आगे यू सर। बढ़े। यस सर। तो जैसे ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सबसे फंडामेंटल लॉ है उसको कूलम्स लॉ कहते हैं। ठीक है? सर 1 मिनट ऊपर करेंगे। ओ भाई साहब, चलो जिसने नहीं लिखा है लिख लो। और डन सर। सर 1 मिनट सर। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। सो नेक्स्ट हेडिंग इज कूलम्स लॉ। तो जैसा मैंने कहा, कूलम्स लॉ सिमिलर टू ग्रेविटेशन का न्यूटन्स लॉ है। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते, जस्ट आपको बता दूं कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो इस केस में जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच वो होगा 1 या वो बाद में, उसकी वैल्यू होगी सम कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 Q1 Q2 R से। by R square। इसमें जो K है
उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ ऐसा यूनिट में। ठीक है, फर्क इसमें ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव था। इस केस में दो बातें होंगी। इफ चार्जेस आर लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस मतलब बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, तो Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव होगा, यस सर। मतलब ये अट्रैक्ट। फोर्स पॉजिटिव होगा, है ना। तो यस। पॉजिटिव फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लैंग्वेज में रिपल्सिव फोर्स बोलेंगे। मतलब इस केस में Q1 Q2 दोनों एक दूसरे पर अपोजिट फोर्स रिपल्सिव नेचर का लगाएगा। ठीक है, सर इफ वो लिखा क्या है सर, इफ चार्जेस आर लाइक चार्जेस, यही अगर अनलाइक चार्जेस हो, इफ चार्जेस आर अनलाइक, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, सो Q1 इंटू Q2 नेगेटिव होगा और ये फोर्स भी नेगेटिव होगा। फोर्स, तो नेगेटिव फोर्स का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। मतलब इस केस में Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे पर टुवर्ड्स ईच अदर फोर्स लगाएंगे जैसा ग्रेविटेशन में होता था। तो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। क्लियर है? आया समझ में कुछ? बोलो। यस Yes, sir. तो इसको कॉपी कर लो। सर, लेकिन जो सेम होते वो तो अट्रैक्ट करते ना। लो बेवकूफ, सेम रिपेल करते हैं ना। हाँ यस सर। कॉपी कर लिया? नहीं नो सर। सर।
डन सर। हो गया? यस सर। ठीक है, सिंपल सा ये कूलम्स लॉ के बेसिस पर मुझे एक क्वेश्चन बताओ। ये दोनों सॉल्व करो। दिख रहा है प्रॉपरली? दोनों छोटे क्वेश्चन हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फटाक से करके बताइए।
बोलो, फर्स्ट का आया आंसर? सर 1 मिनट से। यस सर। क्या आया? से सी का 0 10 to 6 और बी से सी का 1.8 इंटू 10 to the power 6। तो चार्ज सी पे पूछा है ना, नेट फोर्स कितना लगेगा, तो तुम दो आंसर क्या बता रहे हो? आंसर तो कोई एक ही होगा ना। सर सी ए फिर ढूंढना है, फिर सी बी और फिर वेक्टर लॉ अप्लाई। हाँ तो यस आंसर बताओगे फाइनली? सर वो मतलब वो वेक्टर वाला कर रहा हुआ। करो। यस सर मैं
बोलो आया आंसर? सर क्या आंसर 0.16 है? हाँ, 0.16 फर्स्ट का आंसर। यस सर। चलो देखो फर्स्ट, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻⁷, यहाँ पर है -2.5 इंटू 10⁻⁻⁷, और यहाँ पर है 1 इंटू 10⁻⁻7। सब ऐसा यूनिट में कूलम्ब है, और ये सब है 5 सेंटीमीटर। ये है ए, ये है बी, और ये है सी। यही कहानी है। तो फोर्स ऑन सी चाहिए, तो बी और सी की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा इधर, और सी और ए की वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा इधर। बोलो। यस। यस सर। और ये 120 डिग्री होगा। यस सर। तो F1 कितना होगा और F2 कितना होगा मैग्नीट्यूड में? तो F1 को लिखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 25 इंटू 10⁻⁻4। ऐसा होगा? बोलो। यस सर। और 8 कर दो, तो ये 25, ये 25 कैंसिल, ये ऊपर चला गया, तो 8 और 4 12 हो गया, और यहाँ -14 हो गया, मतलब 9 इंटू 10⁻⁻2 हो गया। F2 क्या होगा? इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2.5 है और यहाँ 5 है ना। F2 हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? √F1² प्लस F2² प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 cos 120 डिग्री, यही होगा। यस सर। cos 120 माइनस हाफ, तो 10⁻⁻2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 18² प्लस 9² -18 इंटू 9। ऐसा होगा? यस सर। 18² कितना होता है? 364। और 9²? 81। और 18 9 जा? दिस मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 न्यूटन होगा। तो वैल्यू पुट कर लो, शायद 0.16 आ जाए। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? जल्दी बोलो। नो सर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया? सर वो नहीं आया। नो सर। क्वेश्चन नंबर 2, कोई तो बोलो कि सब गधे हो।
चलो मैं ही कर देता हूँ, तुम लोगों से क्या उम्मीद किया जाए। कुछ करोगे तब तो करना, नहीं है तो मैं ही क्यों उम्मीद करूँ। चलो देखो, इसमें Q1 फिक्स्ड है, तो Q2 को रिलीज करेंगे तो Q1 Q2 पर फोर्स इधर लगाएगा। बोलो। यस सर। इसकी वजह से यहाँ जाएगा। सर क्या सर? तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा ये पूछा है। सर आप वो स्टार्टिंग वाला रिपीट कर सकते हैं? नहीं, तो किसी पोजीशन x पर फोर्स की वैल्यू होगी k Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर होगी। यस सर। यस सर। तो ये अगर फोर्स है मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास। तो यस k सर। Q1 Q2 अपॉन मास क्यू अपॉन इंटू एम एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v dv बाई dx। So v dv by dx is k q1 q2 upon m into 1 by x square, ऐसा होगा। So v dv is equal to k q1 q2 upon m 1 upon x square dx। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। जब r1 पर है तो वेलोसिटी 0 है, और जब r2 पर है तो वेलोसिटी पूछा है। यही कहानी है ऐसा। यस सर। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है। क्या फायदा पढ़ने का बताओ। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है। वन अपॉन एक्स। बट -1 अपॉन एक्स ऐसा होगा। यस सर। सो 1 बाई r1 -1 बाई r2, ये आपका आंसर होगा। तुमको कुछ बोलो। यस सर। आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ये सर क्वेश्चन एक सेकेंड सर, वो सेकंड वाला देखना था। चलो सेकंड वाला कॉपी करो और थर्ड वाला अटेम्प्ट करो।
Done, sir. आया कुछ आंसर? Yes, sir. क्या आया बोलो? 495 into 10 raised to 5. सही आया। देखो 10 पॉइंट चार्जेस हैं, है ना? Yes, sir. कहाँ पर? 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक। और चार्ज कितना है? 10⁻⁻8, 8 × 10⁻⁻, ऐसा कुछ। देखो जो नेट फोर्स होगा उसमें के बाहर Q1 Q2, तो 10⁻⁻1, अच्छा 1 कूलम है ना? हाँ, तो 10⁻⁻8 अपॉन 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर कितना होगा? मिलीमीटर में कितना मीटर होता है? -3, yes, sir. -3 का स्क्वायर। दूसरे में हो जाएगा 8 × 10⁻⁸ है, 8 × 10⁻⁸ अपॉन 20 मिलीमीटर, तो 20 × 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 27 × 10⁻8 अपॉन 30 × 10⁻³ का स्क्वायर। यही पैटर्न है। तो Yes, sir. 10⁻⁸ प्लस और नीचे 10⁻⁻8, सॉरी ऐसा कर लो, 3 और ये 1 मिला के -2, -4 सब में है, तो 10⁻⁻4 इंटू के ये सब में हो गया, और ये हो गया 1³ अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2³ अपॉन 2 स्क्वायर। समझ आ रहा है? 3 Yes. अपॉन 3 स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो लास्ट टर्म होगा 10³ अपॉन 10 स्क्वायर होगा। तो 10⁻⁻4, Yes. ये हो गया 9 × 10⁻⁹ और ये हो गया 1 + 2 + 3 टिल 10 हो गया। तो ये हो गया 9 × 10⁻5 और ये हो गया 10 × 11/2, है ना? सो 55 × 9 × 10⁻5 कितना होगा? $495 × 10⁻5 न्यूटन आंसर। ऐसा ऐसा ही कुछ बोला था आंसर। Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर एक सेकेंड सर। क्या इसमें भी क्या कॉपी करेगा? थोड़ा भी तुम लोग दिमाग नहीं लगाना चाहता हूँ। वाह,
आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट इज Coulomb's law in vector form. कूलम्स लॉ के कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने में, स्पेशली 3 डायमेंशनल जब अरेंज्ड हो, बिना वेक्टर फॉर्म के बहुत मुश्किल होगी। शुरू में देखने में हो सकता है लगे कि अरे कोई जरूरी नहीं है, सॉल्व तो हो ही जाएगा, बट ऐसा है नहीं। सपोज ये एक चार्ज है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1। ये एक दूसरा चार्ज है Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। तो ये हो गया लाइन ज्वाइनिंग देम, है ना। Yes, sir. ये अगर हम एरो लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ 2 रिलेटिव टू 1, ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. तो देखो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R21 का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। Yes, sir. और डायरेक्शन किधर होगा, तो Q1 Q2 अगर पॉजिटिव है तो R21 के डायरेक्शन में, और नेगेटिव है तो R21 के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम इसको अगर ऐसे लिख दें R21 के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। सर नहीं यस समझा। सर। बोलो नहीं समझा। रिपल्सिव फोर्स अगर 2 पर होगा, इस स्टेज पे आके तुम लोग इस तरह से बात करते हो, इस पर रिपल्सिव फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो ये वाला डायरेक्शन किसका होगा, R21 का। और अट्रैक्टिव फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। यस सर। वाला डायरेक्शन क्या होगा, R21 के अपोजिट। यस सर। तो अगर मैं R21 के लॉन्ग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम चलेगा। जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तो along R21, नेगेटिव होगा तो अपोजिट टू R21 होगा। यस सर। Sir. सो इसको ऐसे लिख देते हैं अब, K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड का। इसको क्या लिखेंगे, तो R2 माइनस R1 ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. डिवाइडेड बाय
मॉड ऑफ R21 ऐसा, तो ये कुछ ऐसा हो गया K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R21 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड विथ R2 माइनस R1, ये होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ऐसा कुछ फॉर्मूला बन गया। Yes, sir. तो यहीं से कॉमन सेंस से दिखता है कि अगर मुझे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 चाहिए तो K Q1 Q2 ये वही रहेगा। मैं R21 लिखूं या R12 लिखूं, मॉड में तो कोई फर्क होने वाला नहीं है। वैसे यहाँ पर हो जाएगा R1 माइनस R2। समझा कुछ? Yes, sir. यस सर। तो ये फॉर्मूला हो गया न्यूटन सॉरी कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में। तो इसको कॉपी कर लो, फिर देखते हैं इसका यूज कर पाते हैं या नहीं।
हो गया? नहीं सर, 1 minute. बट कुछ 1 मिनट 2 मिनट नहीं. चलो क्वेश्चन करो. क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 4th. यस सर। इसको कोशिश करो सॉल्व करने का. जरूरत नहीं है, बट एक डायग्राम दे देता हूँ मैं ताकि थॉट प्रोसेस सोचने में आसानी हो. बट वैसे ये खुद सोचना चाहिए जिसका मैं डायग्राम दे रहा हूँ. दिखा डायग्राम? तो ऐसा डायग्राम मन ही मन सोच पाते तो सॉल्व कर पाते. तो कोशिश करो. अब खैर डायग्राम समझ लो, हिंट है आपका.
आया कुछ आंसर? Yes, sir. क्या आया बोलो? 4.7 into 10 raised to 10 q square upon a square. देखो इधर गलत है सब। देख, कोई एक चार्ज ले लो, तो सपोज ओरिजिन वाला चार्ज ले लिया, क्योंकि ये आसान है वेक्टर फॉर्म में लिखना। ठीक है, सब ध्यान से सुनेगा। तो फर्स्ट चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा? के क्यू इंटू फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 0 0 A, ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. तो पॉइंट 1 A पर फोर्स ऑन ए ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू 1 में ये हो जाएगा माइनस ए के कैप वेक्टर Yes, sir. डिवाइडेड बाय माइनस ए के कैप के मॉड का क्यूब, ऐसा कुछ समझा कुछ? Yes, sir. तो माइनस के क्यू स्क्वायर, Q1 Q2 में क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ए स्क्वायर के कैप, ये F1 हो गया, Yes, sir. F2 के क्यू स्क्वायर। 2 कहाँ है यहाँ? तो 0 A, तो 2 से यहाँ का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, तो 0 माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप, ऐसा होगा, डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ ए जे कैप माइनस ए के कैप के मॉड का क्यूब। समझ आ रहा है? Yes, sir. सो माइनस के क्यू स्क्वायर ए, इधर मैं लिख दूंगा जे प्लस के, ध्यान से देखो, और इधर क्या हो जाएगा? रूट टू नहीं, हाँ, मॉड में √2 का क्यूब, तो 2√2 दिख रहा है। Yes, sir. तो फाइनली ये हो गया माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 ए स्क्वायर जे कैप प्लस के कैप हो गया। थर्ड, पॉइंट 3 कहां पर है? यहां पर ए दिख रहा है, तो ये होगा के क्यू स्क्वायर 0 माइनस ए आई माइनस ए जे माइनस ए के कैप डिवाइडेड बाय, अब एक ही मर देता हूँ, बहुत बार ऐसा किया, तो √3 A का होल क्यूब, ऐसा चलेगा? बोलो। Yes, sir. तो Yes. माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 3√3 A स्क्वायर आई प्लस जे प्लस के। आई बात समझ में? ये थर्ड हुआ। Yes, sir. ऐसे ही F4, फोर्थ पॉइंट कहाँ है?
A0 पर, तो फोर्थ को हम क्या लिखेंगे देखना, शायद अब एक ही बार लिख दें, अब आदत हो गई होगी। तो -KQ² अपॉन 2√2A² I कैप प्लस K कैप A0 है। पैटर्न को समझ आ रहा है? फिफ्थ कहाँ है? AI कैप पर, तो फिफ्थ को मैं ऐसे लिखूंगा -KQ² अपॉन A² I कैप होगा। सिक्स्थ का फोर्स देखो, सिक्स्थ पॉइंट कहाँ है? यहाँ A0, मतलब यहाँ पर I और J है, K नहीं है, और डिस्टेंस √2A होगा। यस सर। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा अब -KQ² अपॉन 2√2A² I कैप प्लस J कैप आ जाएगा। एंड लास्ट F7, सेवेंथ पॉइंट कहाँ है देखो, AJ कैप पर है, तो ये हो जाएगा -KQ² अपॉन A² J कैप, ये हो गया सेवेंथ। इस सब को ऐड कर देंगे तो हमारा काम चलेगा। Yes, sir. तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, तो एक बार ध्यान से देख, सब कोई एक देखोगे तो अंदाजा लग जाएगा। जैसे आई कैप देखो कहाँ है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है 3√3 वाले में, फोर्थ में है 2√2 वाले में, फिफ्थ में है A² वाले में, सिक्स्थ में है 2√2 वाले में। तो देखो, तो ये हो जाएगा KQ² विथ माइनस साइन। ये अगर कॉमन ले लिए तो एक हो गया 1/A वाले में, दो हो गया 1/2√2A वाले में, और एक हो गया 1/3√3A वाले में। यही I में है, यही J में है, और यही K में है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो ऐसा मिलेगा। Yes, sir. समझा कुछ? यस सर। तो बिना वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ से इसको सॉल्व करने जाओगे तो इम्पॉसिबल है सॉल्व करना। तो फाइनली आंसर क्या होगा मैग्नीट्यूड में, KQ²/A², 1 + 1/√2 प्लस 1/3√3 मल्टीप्लाइड बाई √3। √3 समझ आया कैसे आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। है तो तीनों का करके √3 आएगा ना। यस सर। इसको कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जिसका जिसका कॉपी हो जाए वो लोग जा सकते हो, ठीक है? Yes, sir.